are going to teach today. Okay, we are discussing about the respiratory system, how the lungs work in our body. तो इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि लंग्स कैसी होती हैं, किस तरह से बनी होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे बताया है कि जो लंग्स होती हैं, ये आ गया ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड करता है या बाइफरकेट करता है 2 ट्यूब्स में, ठीक है। एंड दीज 2 ट्यूब्स आर कॉल्ड द ब्रोंकस। क्या बोलते हैं बच्चे इन दोनों को? कंबाइंड में सिंगुलर इज ब्रोंकस एंड प्लूरल इज द ब्रोंकाई, ठीक है। आगे ये ब्रोंकाई फिर से रीडिवाइड करके फाइन ट्यूब्स बनाते हैं, जो ब्रोंकाई से ज्यादा फाइन होती हैं, कम डायमीटर की होती हैं, जिनको बोलते हैं ब्रेंकियोल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रेंकियोल्स। और ब्रेंकियोल्स आगे फर्दर डिवाइड करते हैं इससे भी छोटी ब्रांचेस में, जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी ब्रेंकियोल्स बोलेंगे। तो मतलब कि ब्रोंकाई के बाद जो ब्रेंकियोल्स का नेटवर्क है उसको ब्रेंकियल इंटरकॉम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। उनको क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल इंटरकॉम। मींस नेटवर्क ऑफ द ब्रेंकियोल्स इज कॉल्ड ब्रेंकियल इंटरकॉम। फाइनेस्ट ब्रांचेस जो होती हैं, सबसे पतली ब्रांच जो ब्रेंकियोल की होती है, वो फाइनली ओपन करती है सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में ओपन करती है। हमारी लंग्स में एक एडल्ट जो ह्यूमन बीइंग रहता है उसमें 700 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं दोनों लंग्स में, ठीक है। टोटल लंग में जो एल्वियोलाई हैं दैट इज अबाउट 700 मिलियन, जो कितना ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। कल मैंने ये बताया था कि 100 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं ये लंग्स का एल्वियोलाई, सॉरी। एल्वियोलाई ऑक्यूपाई collectively occupy or provide the surface area about 100 स्क्वायर मीटर, जो हमारी स्किन के 50 टाइम्स डबल होता है, ठीक है। इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करते हैं एल्वियोलाई, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गया सभी को? यस Yes. ओके। Yes, ma'am. अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लंग्स होती हैं वो किस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस करती हैं। मैंने समझा तो दिया है आपको कि किस तरह से रेस्पिरेशन हो रही है, पर मैं अभी डिस्कस करूंगी कि ब्रीदिंग में जो इनहलेशन है या एक्सलेशन है वो किस तरह से होगी, ठीक है। सपना मैम, सपना मैम, सपना मैम, ओके वेट अ मिनट। सपना मैम, just wait.
Okay, how the breathing takes place in the human body. Okay, now see here. Air first enters the body through the mouth or nose and quickly moves to the pharynx or throat. From there, the air passes through the larynx or voice box and enters the trachea. The trachea is a strong tube that contains rings of cartilage. Okay, बच्चे ये ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे देखें, जो लंग्स हैं उस लंग दोनों साइड है ना, लेफ्ट राइट, उसके नीचे एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम. क्या बोलते हैं? डायफ्राम. जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो उस टाइम जो है हमारी लंग्स की मूवमेंट होती है, और लंग्स को सराउंड कौन सा स्केलेटन पार्ट लंग्स को सराउंड करता है? दैट इज द रिब केज. ठीक है, रिब केज. जो रिब्स होती हैं वो लंग्स को सराउंड करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं. तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो हमारी लंग्स में हवा जा रही है, ठीक है, एयर पास हो रही है, तो हमारी लंग्स इस तरफ भी एक्सपेंड करती हैं, दोनों तरफ, लेटरल साइड्स पे. ऊपर की तरफ चेस्ट भी आपकी अपलिफ्ट करेगी, और जो डायफ्राम होगा बच्चे वो नीचे की तरफ क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, नीचे की तरफ सप्रेस होगा. क्या होगा? सप्रेस होगा जब आप इनहेल कर रहे हो. ठीक है, इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम की मूवमेंट हो रही है, लंग्स की मूवमेंट हो रही है. आई विल शो द डायग्राम हाउ द मूवमेंट ऑफ द लंग्स. ठीक है, देखिए यहाँ पे, सी हियर, इनहेलेशन के टाइम जो लंग्स हैं, देखें ये जो नीचे की तरफ डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा. ठीक है, लेटरल साइड्स जो हमारी साइड्स होती हैं, लेटरल साइड्स पे भी एक्सपेंशन होगी और अपलिफ्ट होगा. ठीक है, ऊपर की तरफ. अगर हम ये चीज फील करें तो तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा. जब आप एक लंबी सांस भरते हो और चेस्ट पे हाथ रखना, तो आपकी चेस्ट आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है कि नहीं करती है? करती है ना? यस मैम. और साइड्स पे भी करेगी, साइड से भी एक्सपेंड कर रही है, और डायफ्राम नीचे की तरफ झुकेगा. ठीक है, कंप्रेस होगा या सप्रेस होगा. ठीक है, और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो डायफ्राम वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी डायफ्राम रिलैक्स करेगा, और चेस्ट जो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुई थी वो फिर से नीचे की तरफ स्क्वीज करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, और लेटरल साइड्स जो है वो अंदर की तरफ. ठीक है, यहाँ पे ये एक मैं आपको रफली डायग्राम के थ्रू बताना चाह रही हूँ. ये ब्रोंकस आगे, ठीक है, इस तरह से. जब आपने इनहेल किया तो ये इस तरफ भी लंग्स बाहर की तरफ भी मूव करेंगी, ऊपर की तरफ भी करेंगी, और डायफ्राम नीचे की तरफ कंप्रेस होगा. ठीक है, ये सप्रेस होगा इनहेलेशन के टाइम. और जब आप रिलैक्स कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो गैस को, ठीक है, तो ये लंग्स जो हैं वो फिर से कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी. ठीक है, चेस्ट जो होगी वो मतलब यानी लंग्स जो हैं वो जो अपवर्ड लिफ्ट कर रही थी वो फिर से नॉर्मल डाउनवर्ड लिफ्ट करेंगी, और डायफ्राम जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा तो डायफ्राम फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से रेस्पिरेशन, इस तरह से ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, जिसमें हम इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं. ठीक है, और वहां पे जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो तो डायफ्राम साथ में चेस्ट पार्ट जो है वो मूवमेंट दिखा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ आ गई है सभी को? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज द 2 स्टेप्स ऑफ द ब्रीदिंग. ठीक है, नाउ सी हियर, जैसे ही आपने इनहेल किया तो ये इस तरफ लेटरल साइड पे लिफ्ट जो है वो लंग्स एक्सपैंड करेंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ झुकेगा,
और हमारा चेस्ट का यानी लंग्स ऊपर की तरफ भी उभरेंगी, अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और जब रिलैक्स करेंगे एक्सहेलेशन के टाइम, डायफ्राम फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, लंग्स अंदर की तरफ मूव करेंगी, इनवर्ड मूवमेंट और साथ में डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मतलब जो हमारा ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ था वो फिर से नीचे की तरफ लिफ्ट होगा, ठीक है, लंग्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ आ गई है ना। तो इस तरह से हमारी लंग्स जो है वो ब्रीदिंग का प्रोसेस करती हैं। और अब क्या है कि जब हमने ऑक्सीजन इनहेल कर ली है बेटा, तो ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद वो हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचेंगी, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेंगी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, किसकी हेल्प से पहुंचेगी? ब्लड की हेल्प से। That prevent it from collapsing. Smallest bronchioles during inhalation and to the bloodstream, and the elimination. It occurs. The walls of the alveoli actually share a membrane with the capillaries. That's how close they are. This makes it possible for oxygen and carbon dioxide to diffuse or move freely between the respiratory system and the bloodstream. In time, the carbon dioxide molecule. Okay. अब एक सेल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है? वहां पे प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन। ठीक है, कौन सी रेस्पिरेशन होती है? रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है। रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। व्हाट इज रेस्पिरेशन? कोई डेफिनेशन बता सकता है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बता सकता है कोई? Anyone? बच्चे, define respiration. The inhalation and exhalation of gases to nose and mouth is breathing. Okay, that is breathing. That is not respiration. जो आपने बोला inhalation, sorry spelling ये भी आएगा, inhalation and exhalation of gases is known as, ठीक है, that is known as breathing, उसको बोलते हैं breathing। ठीक है, जिसमें हमारा डायफ्राम, हमारा चेस्ट पोर्शन मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, मूवमेंट बोला है, लोकोमोशन नहीं बोला है। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वो फूड की फॉर्म होगी, दैट इज द ग्लूकोज। ठीक है, और अदर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फूड के सिंपल फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है यहाँ पे, सॉल्यूट जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है दैट इज ग्लूकोज। तो दोनों में फर्क है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप उसको ब्रीदिंग के प्रोसेस को देख सकते हो कि एक इंसान ब्रीद कर रहा है, पर रेस्पिरेशन आप देख नहीं सकते हो। रेस्पिरेशन हमारे सेल्स के अंदर हो रहा है, ब्रीदिंग हमारे ऑर्गन में हो रहा है, वो भी एक्सटर्नल, जिसको आप देख पा रहे हो। एक्सटर्नल मतलब आप उस बेशक लंग्स में हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन है, पर कहीं ना कहीं रिब्स की मूवमेंट तो आप देख सकते हो ना, उसको तो फील कर सकते हो ना, रिब्स की मूवमेंट। तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बच्चे, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस में सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है या ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए मैं रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है, डेफिनेशन बता दी मैंने। रेस्पिरेशन एरोबिक भी होती है और एनारोबिक भी होती है। 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड anaerobic respiration. Aerobic respiration is the process which is most common firstly
this process, this respiration is most common. Aerobic respiration, human कौन सी respiration कर रहा है? Aerobic भी कर रहा है, anaerobic भी करता है कुछ situations में. हमारी बॉडी जब हैवी एक्सरसाइज करती है तो उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल सेल्स में होती है, और नॉर्मल हम बैठे हैं तो हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ कॉमन मेथड ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, क्या हुआ, एक सेल के अंदर जैसे ही एंटर किया किसने, ऑक्सीजन ने, और वहीं पे एक और चीज एंटर की, ये मैंने बना दिया सेल. ठीक है, इस सेल के अंदर क्या क्या मटेरियल है बताएं जरा. सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है नंदनी, उसको क्या बोलते हैं? दिव्यांशी? साइटोप्लाज्म. यस करेक्ट, साइटोप्लाज्म. ब्लड से, ब्लड वेसल से ब्लड ने सेल के अंदर दो चीजें डाल दी. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और साथ में डाल दी ऑक्सीजन O2. ठीक है, मैं रिएक्शन यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ जो सेल के अंदर चल रहा है. P6H12O6. ठीक है, बाइंड विद O2. ठीक है, एंड चेंज इनटू CO2 प्लस वाटर एंड फॉर्म लार्ज अमाउंट ऑफ ATP. देखिए, ये है एक एरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना रही है, वाटर बना रही है और ATP बना रही है. ATP से सबसे ज्यादा जरूरत है, मतलब ATP हमारे हर एक बॉडी पार्ट को चला रहा है. एनर्जी मॉलिक्यूल है जिससे हम हर चीज कर रहे हैं, चाहे आप सोच के कर रहे हो चाहे नहीं सोच के कर रहे हो. कुछ एक्शन हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली चल रहे हैं तुम्हारी बिना डिजायर के, तुम बोलोगे नहीं उसको, वो खुद हो रहा है. ठीक है, उस एक्शन को बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस. इनवॉलेंट्री एक्शंस जो तुम्हारी इच्छा के बिना ही चल रहे हैं, जैसे हार्ट का बीट करना. ठीक है, किसी अच्छी सी डिलीशियस चीज को देख के मुंह में पानी आना, दैट इज सलाइवा सिक्रीशन इज आल्सो ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री एक्शन. ठीक है, कई एक्शंस हैं जो हमारी इच्छा के बिना होते हैं. ठीक है, यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं उनको. CO2 सेल का वेस्ट है, CO2 सेल का वेस्ट है. ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस CO2 को बाहर निकाल देगा. किसमें डाल देगा, ब्लड में डाल देगा. ठीक है, हमारी बॉडी में ATP की प्रोडक्शन ज्यादा तभी होती है जब हमें अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी. अगर हमें अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ATP की प्रोडक्शन कम हो जाएगी. और ATP अगर कम बनेगा तो हम बहुत ज्यादा वीक फील करेंगे, कुछ भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम थक जाएंगे. ठीक है बच्चे, बात समझ आई? तो ये जो मैंने अभी इस टाइम आपको बताया कि सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो एंजाइम की हेल्प से, केमिकल्स की हेल्प से हो रहा है. तो दिस इज द रेस्पिरेशन. ये सेल के अंदर का मैकेनिज्म है जो आप देख नहीं पा सकते, मतलब उसको देख नहीं सकते हो. तो बच्चे, इट्स अ बायोकेमिकल रिएक्शन. बायोकेमिकल मतलब जहां पे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एंजाइम्स उसको काम कर रही हैं, तो वो सेल के अंदर चल रहा है, जो आप देखोगे नहीं, नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते हो. वो ऑब्जर्व ही कर सकते हो आप कि आपने अगर CO2 एक्सेल की है तो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ आ गई है? समझ आया क्या बताया मैंने? ठीक है,
Yes, ma'am. Yes. अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि जो बर्ड्स होते हैं और जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स तो सभी ने देखे हैं, मैमल्स ह्यूमन बीइंग मैमल्स में आता है, ठीक है, मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। बर्ड्स की क्लास है एवीज, ठीक है बच्चे, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। क्वेश्चन में एक बार पहले बोल देती हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, बोला है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मैमल्स और बर्ड्स में सेपरेट क्यों होता है, अलग अलग चैम्बर में क्यों रन करता है। तो मैं आपको इसकी स्लाइड दिखाती हूँ, जस्ट वेट जी। देखिए यहाँ पे जो फिश होती है, फिश कहाँ रहती है, पानी में, एक्वेटिक है। Yes, ma'am. हमारी बॉडी का जो हार्ट है बच्चे, उसमें कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स। ये दिखाया, ये मैमल्स और बर्ड्स का हार्ट दिखाया है, जिसमें टोटल कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स, 4 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स जो होते हैं, एम्फीबियंस में फ्रॉग आता है, रिप्टाइल्स में स्नेक वगैरह आते हैं, वो भी तुमने देखा होगा। तो बच्चे इनमें कितने, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स, 1, 2 एंड 3। 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। हमारे केस में, मैमल्स और बर्ड्स के केस में 2 ऑरिकल होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि हमारे केस में, मैमल्स के केस में, कौन सी साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? Ma'am, left. लेफ्ट साइड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड? Ma'am, oxygenated. Ma'am, oxygenated. यस, करेक्ट। लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी CO2 वाला, ठीक है। मैमल, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स के केस में ऐसा नहीं होता। उसके केस में जो वेंट्रिकल होता है बच्चे, वो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो। इस चीज को हम पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे डिटेल में, पर आप लोगों को जितना समझना है वो ये बताया है कि एम्फीबियंस के केस में सिर्फ 3 चैम्बर्स हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी गिरता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी गिरता है, ठीक है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स 4 चैम्बर वाले भी होते हैं, ठीक है बच्चे। कुछ रेप्टाइल्स जो हैं उनका हार्ट 4 चैम्बर भी होता है, पर मैक्सिमम का 3 चैम्बर ही होता है। होता क्या है, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती तो है, पर जितना मैमल्स को और बर्ड्स को एनर्जी चाहिए जो ऑक्सीजन की हेल्प से ही बनेगी, वो उनके केस में बहुत जरूरी है। मतलब ATP का प्रोडक्शन मैमल्स के केस में ज्यादा होना चाहिए, तभी वो अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। देखिए, एम्फीबियंस के केस में क्या होता है, वहां पे ब्लड का सेपरेशन करना पड़ता है पहले, कि कौन सा ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसमें जो ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है एम्फीबियंस के केस में, ठीक है। तो फ्रॉग के पास 3 तरह से रेस्पिरेशन का काम होता है, वो ब्रीदिंग 3 तरीके से करता है। वो अपनी स्किन के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, वो लंग्स के थ्रू भी गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, उसके पास गिल्स भी होते हैं टेडपोल स्टेज में। जब फ्रॉग अभी लार्वा स्टेज में होता है, पानी में रहता है, तो उस टाइम वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है, ठीक है। जब वो लैंड पे रहता है तो वो स्किन और लंग्स के थ्रू रिस्पायर करेगा। उसके पास 3 तरह से ब्रीदिंग करने का तरीका है, जो नॉर्मली
मैमल्स और बर्ड्स के पास नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स के थ्रू ही ब्रीद कर सकते हैं, स्किन के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो कहीं ना कहीं एम्फीबियंस जो हैं वो उनके केस में कम एनर्जी की वजह से वो कम एनर्जी लेते हैं, इस वजह से वो काफी टाइम तक जो है वो सेपरेशन को झेल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जब वो वेंट्रिकल में गिरेगा तो पहले तो सेपरेशन होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी पार्ट्स की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जबकि मैमल्स के केस में बीच में रहता है सेप्टम। कल आप लोगों ने देखा था कि जो हार्ट था उसमें जो 4 चैम्बर्स थे, ठीक है, और वो 4 चैम्बर्स लेफ्ट और राइट साइड के आपस में एक दूसरे का ब्लड एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा था। राइट वाले का वेंट्रिकल में जा रहा था, पर राइट वाले में सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड रन कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वाली में ऑरिकल से वेंट्रिकल में जा रहा था, पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लड कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि दोनों साइड को सेपरेट करने के लिए बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है बच्चे, जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट साइड रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जल्दी से ऑक्सीजन सर्कुलेट हो जाती है और हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी ताकि वो इतनी एनर्जी बना सके जितनी उनको काम करने के लिए चाहिए है। ठीक है बच्चे, बात समझ आई? सफिशिएंट एनर्जी तभी मिलेगी उसको जब वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगी तो पंप कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। अगर इधर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो बच्चे हमें ऑक्सीजन मिलती तो सही पर काफी लेट ऑक्सीजन मिलती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के कई वाइटल ऑर्गन्स, कई अहम ऑर्गन्स जो हैं वो डिसफंक्शनिंग भी दिखा सकते थे, यानी काम करने बंद कर देंगे वो अगर उनको एनर्जी नहीं मिली। बच्चे, हमारे हार्ट को भी कौन सी मसल्स चला रही हैं, कार्डियक मसल्स। तो मसल्स वो लगातार काम कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं। किसकी वजह से लगातार कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, एटीपी की वजह से। आपको एक और बात बताती हूँ मैं, जब ऑक्सीजन लेफ्ट साइड से बॉडी पार्ट्स की तरफ जारी होती है ना, तो बॉडी जो हार्ट है, हार्ट के सेल्स को भी ऑक्सीजन पहुंचाती हैं कुछ ब्लड वेसल्स, जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कौन सी आर्टरीज बच्चे, कोरोनरी आर्टरीज। और हमारे हार्ट के सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए है, तो एनर्जी कब बनेगी, जब उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो कोरोनरी आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज हो जाती है ना, तो उस पर्सन को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मैं ये आपको अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, हार्ट अटैक का भी और सर्कुलेटरी सिस्टम का भी। तो अभी जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में हार्ट पूरी तरह से ब्लड को सेपरेट करता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड। तो जो क्वेश्चन अभी हम पढ़ने वाले हैं आंसर, तो उसने बोला है कि मैमल्स और बर्ड्स के केस में जो है वो ब्लड की सेपरेशन क्यों जरूरी है। तो चलिए आंसर देखते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स नीड मोर एनर्जी फॉर देयर हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बर्ड्स और मैमल्स दोनों का ब्लड गर्म होता है, गर्म इन द सेंस वार्म ब्लडेड है बच्चे। हमारी बॉडी में क्या है, एक बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर है। जैसे मैमल्स का बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर कम ज्यादा हो तो लो होता है तो हम शिवरिंग करते हैं, ज्यादा हो जाए तो हमें हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी सही तरह से काम करने के लिए इसी टेम्परेचर पे रखी, मतलब कहीं ना कहीं एक सुटेबल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का। ठीक है, कम ज्यादा हो तो हमारी बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है। ठीक है, तो आपको पता है ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। कहाँ से बन रही है,
जब आपकी बॉडी के सेल्स सही अमाउंट में ऑक्सीजन ले पा रहे हैं तभी वो एटीपी को बनाएंगे और तभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही तरह से रहेगा। हर काम सेल के अंदर एनर्जी के बिना नहीं हो सकता और हम तो सबसे हायर कैटेगरी में आते हैं मैमल्स में, तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए। बात समझ आ गई? तो बोला है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में एनर्जी की जरूरत तो होती है पर हमसे ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा हमारे केस में होता कि हमारे केस में 3 चैम्बर्स होते तो हो सकता है कि हमारी बॉडी के सेल्स को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती जितनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारी जल्दी डेथ हो सकती थी। ओके, हमारे कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट को ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हार्ट बंद हो जाएगा। तुम आज के टाइम में देख तो रहे हो जो इतनी पैंडेमिक डिसीज फैली हुई है, अगर इंसान में ऑक्सीजन कम हो जा रही है तो ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा? क्या होगा? हार्ट पंप नहीं करेगा, हार्ट पंप नहीं करेगा तो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, नर्वस सिस्टम तो पूरी बॉडी को चला रहा है, तो इंसान की डेथ ही होगी। और ऑक्सीजन कौन ला रहा है? ऑब्वियस है लंग्स। समझ आ रहा है? हमारी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रखती है ताकि सभी ऑर्गन सही तरह से काम कर सकें, जबकि एम्फीबियंस के केस में, रेप्टाइल्स के केस में एनर्जी की जरूरत होती है पर हमसे कम, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो हार्ट है उसमें 3 चैम्बर्स देखे गए हैं, होते हैं, देखे गए नहीं है मतलब होते हैं 3 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल्स लेफ्ट एंड राइट और एक ही वेंट्रिकल होता है, उसके बीच में कोई भी सेप्टम नहीं होता। ठीक है बच्चे, यहाँ पे लिखा है मैमल्स में 4th चैम्बर हार्ट होगा बिकॉज ऑफ देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, क्योंकि दोनों टाइप के ब्लड को डिवाइड करने के लिए बीच में क्या बना है? हार्ट में सेप्टम बना है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल के बीच में, जिसकी वजह से राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड जा रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. If it were not so, अगर ऐसा नहीं होता है, then there would have mixing of oxygenated and deoxygenated blood, which would decrease the oxygen supply to the body tissues. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी बॉडी टिश्यूज को जब ऑक्सीजन नहीं मिलनी थी तो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बॉडी टिश्यूज क्या हो जाएंगे? डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, समझ Yes. आ गई बात? सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? आई विल शो द स्लाइड। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या? ओके जस्ट वेट, आई विल शो द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द ब्लड प्रेशर। हमारी बॉडी का जो प्रेशर है बच्चे, ब्लड प्रेशर है, जो आप ब्लड प्रेशर चेक भी करवाते हो, ठीक है, जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या होता है, पर जिस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं वो क्या होता है? स्फेग्मोमैनोमीटर। ओके,